हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अपनी आरएएस भर्ती जो कि 2024 है और जिसका एग्जाम है वो आपका 2 फरवरी को रहने वाला है, इसकी अपन क्लासेज है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी अपने चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप है वो किसी भी कोचिंग संस्थान से क्लासेज ले रहे हो, लेकिन आपके लिए जो एमसीक्यूज क्लासेज है, एमसीक्यूज क्लासेज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफी स्टूडेंट की है वो मैसेज भी आ रहे थे कि आप मैम, जैसे हमने 2023 वाली आरएस भर्ती में काफी ज्यादा प्रैक्टिस की थी, वैसे ही हमारी क्लासेज है वो फिर से स्टार्ट की जाए। काफी टाइम से हमारी कोई भी क्लासेज नहीं हो रही थी, लेकिन अब से हमारी आरएस 2024 की जो एमसीक्यूज क्लासेज है वो आपको डेली है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपके लिए जो फ्री टेस्ट पेपर है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आज का फर्स्ट टेस्ट रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि आप जैसे पीछे के जो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम हुए थे उनका पेपर आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो आपको इस टेस्ट पेपर में है वो देखने को मिलेगा कि किस प्रकार है वो आपसे क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। और इसमें हमारी प्रैक्टिस है वो भी हमें पता चलेगी कि कितनी प्रैक्टिस की जरूरत हमें और आगे पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब पिछले 2-3 भर्तियों के अगर ट्रेंड को देखें तो अगर उनकी कट ऑफ की बात करें तो वो काफी ज्यादा हाई जा रही है। तो अब की बार आप ये मान के चलो कि आपके नंबर है वो 120 प्लस आप लेके आओगे, तभी आपका है वो आरएस प्री है वो क्वालिफाई हो पाएगा। तो हमें अभी तक है वो काफी टाइम पड़ा है, 3 महीने आप मान के चलो कि आपके पास है वो मोटे तौर पर पड़े हैं। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और हम रोज है वो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हर रोज है वो बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जाएंगे। आपके एक से लेके एक से लेके पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसके एमसीक्यूज है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस है वो करवाई जाएगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आपको ये भी बताया जाएगा कि किस प्रकार का ट्रेंड है वो आरपीएससी पीछे से अपना रही है, कितने क्वेश्चन है वो किस सब्जेक्ट से बनने वाले हैं, किस टॉपिक को हमें ज्यादा अच्छे से कवर करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे डायरेक्ट बात है वो टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको अपना एक पर्सनल चैनल का है वो लिंक दे दूंगी। प्रीत क्लासेज 05 से आपको वो क्या है, आप जैसे ही @प्रीत क्लासेज 05 है वो टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वहां पर आपका कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्ट है वो बातें कर सकते हैं। आपको फ्री कंटेंट है वो काफी ज्यादा आपको टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसका लिंक है इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। चलिए बिना देर के हुए अपनी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें हर चीज है वो बताई जाएगी कि किस प्रकार का क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। हम पहले स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि आपका जो आरएस का जो एग्जाम होता है उसमें शुरू के 20 से 25 क्वेश्चन है वो आपके जीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए अपन अपना जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी सभ्यता से लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूरा पाषाणकालीन स्थल है वो नहीं है। हमें क्या बताना है? पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है। डीडवाना, बागोर, तिलवाड़ा और एक कालीबंगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पूरा पाषाण काल है, ठीक है, वो क्या होता है। तो पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य होता था वो पत्थर से क्या है, पत्थर के जो खुरदरे औजार थे उनका यूज करता था। तो पूरा पाषाण काल में क्या होता था, पत्थर के जो खुरदरे औजार होते थे, खुरदरे औजार होते थे ना, उनका यूज करता था। तो अब आप मानो कि इसमें से कौन सा ऐसी सभ्यता है जिसमें किसी और चीज से बने हुए बर्तन या फिर और चीज से बने हुए औजारों का यूज किया जाता था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा कि पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है, वो आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, कालीबंगा नहीं है। क्यों? क्योंकि कालीबंगा क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है, सभ्यता है। ठीक है। तो ये आपके क्या नहीं है, पूरा पाषाणकालीन नहीं है। अगर अपन डीडवाना की बात करें जो कि आपके नागौर में पड़ता है, ये सबसे प्राचीन स्थल है, सबसे प्राचीन स्थल पूरा पाषाण काल
सबसे प्राचीन स्थल। अगर अपन बागौर की बात करें तो आप सभी को पता है कि ये कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। वहीं तिलवाड़ा की बात करें तो ये कहां पर पड़ता है, ये आपके बाड़मेर में पड़ता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। और कालीबंगा एक क्या है, नगरीय सभ्यता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो कालीबंगा नगरीय सभ्यता है। ये एक सिंधु घाटी, जो कालीबंगा है वो सिंधु घाटी सभ्यता का कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कांस्य युगीन सभ्यता स्थल है कालीबंगा। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन में तीन चार चीजें याद करने को मिल गई कि सबसे प्राचीन जो स्थल है वो डीडवाना है, बागोर भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, कालीबंगा नगरीय सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो आप एक चीज देखना कि कई ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे आपका हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। और सभ्यता जो आपकी प्राचीन जो सभ्यताएं हैं वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको इससे जरूर देखने को मिलेगा। अपन आगे बढ़ते हैं और जो अगला अपना क्वेश्चन है वो आपके आता है राजवंश से, जो कि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश को भारत का द्वारपाल है वो कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश को, चौहान, परमार और राठौड़ को। अगर अपन बात करें भारत के द्वारपाल के रूप में, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार वंश। आपको इतना ही नहीं याद करना, इससे रिलेटेड और कुछ भी आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो गुर्जर प्रतिहार शब्द है ना, गुर्जर प्रतिहार शब्द, इसका उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है गुर्जर प्रतिहार शब्द का जो उल्लेख है वो चंदेल वंश के शिलालेख में मिलता है। तो आप याद रखोगे चंदेल वंश के शिलालेख में इस चीज का, शिलालेख में इस चीज का उल्लेख मिलता है। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन के आंसर पर ही नहीं देखना है कि हमने बस सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देख लिया और हमने आगे चले गए, नहीं, उस क्वेश्चन का पूरा हमें व्याख्या करनी है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन करना है, ताकि एक क्वेश्चन से है हमें 6 से 7 क्वेश्चन है वो याद करके जाए। अगला अगर अपन देखें कि जो छठी शताब्दी थी उसके जो दूसरा चरण था उसमें जो उत्तर पश्चिम भारत में एक नया राजवंश हुआ था, और वो जो नया राजवंश था वो कौन सा था, गुर्जर प्रतिहारे राजवंश। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस शताब्दी में इस राजवंश की स्थापना हुई थी, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय है वो छठी शताब्दी। कौन सी, छठी शताब्दी। छठी शताब्दी का जो सेकंड चरण था उसमें इसका उदय हुआ था। तो आपको जितना डीप आप जा सको उतने डीप में जाकर आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन है वो आपका गलत ना हो। वहीं अगर अपन गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आदि पुरुष है वो किसे कहा गया है, वो भी आपको याद रखना है। तो आदि पुरुष है वो हरिश्चंद्र को कहा गया है, हरीश चंद्र को कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप बताना कि हरीश चंद्र को गुर्जर प्रतिहार का आदि पुरुष कहा गया है। और गुर्जर प्रतिहारों का भारत का द्वारपाल कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में अपन ने तीन चीजें और देख ली जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी। इसी प्रकार आपको हर क्वेश्चन को डीप से अच्छे से पढ़ना है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो गया। हाँ, कई जो स्टूडेंट थे उनका कमेंट आ रहा था बार बार कई दिनों से कि मैम हमें आर्थिक समीक्षा और जो आपका करंट है और आपका जो बजट है, आपकी आर्थिक समीक्षा, आपका बजट और आपका करंट अफेयर, इनको कितना वेटेज दे और किस प्रकार से इसकी जो हम तैयारी है वो करें, हमारी प्रैक्टिस। क्यों, क्योंकि आर्थिक जो समीक्षा है आपका इको सर्वे है, इसमें जो डाटा है वो ज्यादा होते हैं, आपको याद है बहुत ही कम ही होते हैं। मान लो एक दिन याद कर लिया, अगर आपने आगे के 3 4 दिन है उसका रिवीजन नहीं किया ना तो पीछे का बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो उस चीज के लिए मैं इसी टेस्ट में एक क्वेश्चन लेके आई हूं ताकि आप उस चीज को समझ पाओ कि किस प्रकार आपको अच्छे से पढ़ना है। और आपको पता है कि आपके करंट अफेयर, आपके आर्थिक समीक्षा
यानी आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक समीक्षा और आपका बजट है। इन सब से आप देख के चलना 25 से 30 क्वेश्चन है वो आपके ये कवर करेगा। इसी में आपके सुजस भी आ जाएगी, राजस्थान सुजस भी आ जाएगी। और एक चीज देखना, आप ये सोचोगे कि करंट अफेयर है, अब इसमें 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी आर्थिक समीक्षा होगी, बजट होगी, इसमें कई क्वेश्चन जो आपके सुजस से आते हैं ना, वो क्या होते हैं कि जैसे आपके आर्ट एंड कल्चर से आ गए, आर्ट एंड कल्चर से आ गए, ठीक है, लेकिन वो होंगे आपके सुजस से। तो वो क्वेश्चन इसमें अगर अपन ऐड करें ना, तो 25 से 30 क्वेश्चन आप इससे अच्छे से कवर कर सकते हो। तो आपको मैं ये क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा का इको सर्वे का जो चैप्टर फर्स्ट है ना, उसी से क्वेश्चन लेके आई हूँ, ताकि आप इस चीज को समझ पाओ कि किस प्रकार आपके क्वेश्चन है वो बनते हैं। जैसे देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण में स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी 2022-23 में 7.82 लाख करोड़ थी, जो कि कितने प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़कर 2023-24 में 8.45 लाख करोड़ हो गई है। अब हमने याद तो ये किया था कि आपके स्थिर कीमतों पर जो आपकी जीएसडीपी है वो 8.45 लाख करोड़ है, और उसके साथ हमने प्रचलित कीमतों पर भी पढ़ लिया था कि प्रचलित कीमत है उस पर हमारी जो जीएसडीपी है वो कितनी है, वो भी हमने पढ़ लिया था, वो अपनी कितनी है, 15.28 लाख करोड़ है। अब हमने स्थिर कीमत पर याद कर लिया, प्रचलित कीमत पर, अब इसने तो वृद्धि दर पूछ ली, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन आता है ना, अब ये देखना, जो मैंने आपके प्रतिशत बताई है ना कि कितने प्रतिशत है, ये भी सारे की सारी आपको इंपॉर्टेंट है, ये सारे की सारे आपको याद करने किस प्रकार। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम, कि आर्थिक सर्वेक्षण में स्थिर कीमतों पर 2022-23 में 7.82 लाख थी, अब 8.45 लाख हो गई थी। इतना तो पता चल गया कि इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इसमें वृद्धि कितनी हुई है, इसमें वृद्धि आपकी हुई है 8.03%। तो राइट आंसर तो ये हो गया। अब हमने बात की थी कि जो हमारी ये तो थी स्थिर कीमत पर, अगर अपन बात कर ले प्रचलित कीमत की, प्रचलित कीमत की, तो प्रचलित कीमत की बात करें तो प्रचलित कीमत पर हमारी जीएसडीपी है 15.28 लाख करोड़। और अगर इसमें इसमें भी वृद्धि हुई है, तो अगर आपसे क्या पूछा है, स्थिर कीमत पर वृद्धि 8.03 पूछी है, तो प्रचलित कीमत पर वृद्धि भी अपन को याद रखनी है, और वो कितनी हुई है, वो आपकी हुई है 12.56%। 12.56%, यानी आपका ऑप्शन है फर्स्ट हो गया। अब ये तो थी आपकी सिर्फ राजस्थान की कि स्थिर कीमत पर आपकी जीएसडीपी 8.45 लाख करोड़ है, स्थिर प्रचलित कीमत पर 15.28 लाख करोड़ है, वर्दी स्थिर कीमत पर 8.03%, और आपके क्या हो जाएगी, अगर प्रचलित कीमत पर वृद्धि देखें तो 12.56%। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है कि आपके जो भारत के जीएसडीपी है, किसकी, भारत की, उसके साथ भी आपकी तुलना करवाई जाती है। तो उसमें देखें तो एक तो आपकी आती है स्थिर कीमत पर, स्थिर कीमत पर, और एक आपकी आती है प्रचलित कीमत पर। क्योंकि आपको पता है कि आपको इको है ना, वो दोनों की दोनों है, आपके भारत की भी है, यानी इंडिया इको भी आपके सिलेबस में है और राजस्थान इको भी आपके सिलेबस में है। तो इससे क्वेश्चन है वो काफी बनता है। तो आपसे जो अपनी इंडिया की है उसकी भी कंपेयर करवाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, अगर स्थिर कीमत पर इंडिया की बात करें तो इसकी कितनी है, 173.82 लाख करोड़, ठीक है। वहीं अगर प्रचलित कीमत पर देखें तो प्रचलित कीमत पर है 295.36 लाख करोड़। ये तो सिर्फ जीएसडीपी है। अब इसमें आपको वृद्धि नहीं, लेकिन आपको भारत का राजस्थान में योगदान, यानी राजस्थान का भारत में योगदान कितना है, भारत की जीएसडीपी में योगदान, योगदान, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अगर आपसे पूछेगा तो आपको क्या बताना है, ये आपको याद रखना है कि अगर अपन स्थिर कीमत पर बात करें कि स्थिर कीमत पर राजस्थान का भारत में योगदान है वो है 4.86%, और वहीं अगर अपन प्रचलित कीमत पर बात करें तो वो है आपका 5.17%। लगभग अब अगर मान लो तो 4.86 को अपन 5 मान सकते हैं, 5.17 है तो अपन 5 मान सकते हैं। तो अब मान के चलना कि जो अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद है, यानी आपके भारत की जीएसडीपी है, भारत की जीएसडीपी है, उसमें राजस्थान का लगभग योगदान दोनों में 5% है। लगभग योगदान कितना है, 5% है, ठीक है। तो आप इस चीज को भी याद कर लेना। तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में है वो 6 से 7 क्वेश्चन याद करवा दिए।
पहले राजस्थान की स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत पर जीएसडीपी क्या है, स्थिर कीमत प्रचलित कीमत पर है, उनकी वृद्धि दर क्या है, भारत की स्थिर कीमत प्रचलित कीमत पर जीएसडीपी क्या है, और भारत में राजस्थान का योगदान कितना कितना है, तो लमसम 5% है, जैसे 4.86%, 5.17%। ठीक है। अब एक क्वेश्चन में देखो इतने क्वेश्चन हो गए, और इसी प्रकार हमें है वो इको सर्वे है वो याद करना पड़ेगा। डेटा का कोई सॉल्यूशन नहीं है, डेटा को अच्छे से याद ही करना पड़ेगा। अब जिस स्टूडेंट ने आर्थिक समीक्षा इको सर्वे का कुछ डेटा याद किया है वो ही इस क्वेश्चन को समझ पाया है, बाकी के किसी को भी मेरे को नहीं लगता कि समझ में आएगा। तो अगर आपको सारी की सारी डेटा कवर करनी है तो आपको इसी क्लास के साथ जुड़ना होगा। आज ही आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, ताकि जो रोज के आपके एमसीक्यूज की मैं क्लास लेके आऊं ना, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, कोई बात नहीं है, ये तो मैंने आज हमारा क्या जीके का पोर्शन था, लेकिन मैंने बीच में काफी सारे स्टूडेंट की मांग थी कि हमें इस चीज को थोड़ा सा समझाया जाए, तो मैंने आपको ये थोड़ा बताया है। बाकी आपको इस प्रकार से तैयार करना होगा, और इस प्रकार के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये क्लास है वो रूटीन से लेनी होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि अपन का जीके का था। तो हमारा जीके का जो थर्ड क्वेश्चन है वो किससे दिया गया है, वो भी आपके क्या है, सारणेश्वर शिलालेख में उल्लेखित मेवाड़ के मंत्री वर्ग के संबंध में विचार कर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस शिलालेख में है वो किस मंत्री का क्या काम होता था, या फिर जो काम होता था वो किस मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। तो इसमें अगर अपन बात करें तो हमें इस साइड मंत्री दे रखे और इस साइड संबंधित कार्य दे रखे हैं कि उनका क्या क्या काम है होता था। अगर अपन इनमें काम की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए, फिर आपको नीचे ना कूट दिया हुआ है, इस कूट को आपको क्या करना है, इसमें पहचानना है। इस कूट में आपको क्या करना है, पहचान में। एक चीज आप ध्यान रखना कि ये जो चीजें होती है ना, इसमें आपको अगर एक भी क्वेश्चन मतलब ये चार दे रखे हैं, इसमें अगर एक का पता होता है तो कई बार ये एक में सही हो जाता है, लेकिन कई बार अगर अपन दो को पता होता है तब भी समझ में नहीं आता और सही नहीं होता। लेकिन अब अगर अपन बात करेंगे, सबसे पहले अक्सपटलिक, संधि विग्रहिक, अमात्य और भिक्षगाधिराज, भिक्षगाधिराज, ठीक ठीक है। इनके अपन बात करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि जो भी मंत्री वर्ग होता था ना, उसकी नियुक्ति कौन करता था, शासक ही करेगा। उसकी नियुक्ति शासक के द्वारा होती थी, और जो ये नियुक्ति है वो वंशागत या बार के सदस्य से की जा सकती, हो सकता है कि ये वंशानुगत हो, यानी किसी का पिता है वो मुख्यमंत्री था तो उसी के बेटे को आगे अगली पीढ़ी में मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ठीक है। या फिर कोई मान लीजिए कि बाहर का सदस्य आ जाए और वो इस चीज में वंशानुगत ना होकर भी वो अच्छा हो तो उसको भी बनाया जा सकता है। अगर अपन आगे देखें, इसमें देखें कि मेवाड़ का जो मंत्री वर्ग था, इसमें अपन से मेवाड़ का पूछा है ना, सारणेश्वर शिलालेख में मेवाड़ के मंत्री वर्ग के बारे में अपन को बताना है। शिलालेख भी इन्होंने दिया है, किसके अनुसार बताना है, सारणेश्वर शिलालेख के अनुसार है बताना है। तो जिसमें जो अक्सपटलिक होता है ना, अक्सपटलिक, वो क्या था, वो पूरा लेख मंत्री था। क्या था, पूरा लेख मंत्री, पूरा लेख। तो इसमें क्या दिया गया है, 2 नंबर, पूरा लेख मंत्री। वहीं अगर संधि विग्रह की बात करें तो ये युद्ध और जो संधि होती थी ना उसका मंत्री था, यानी संधि विग्रह दे ही दिया तो हमें पता चल गया क्या हो गया, युद्ध और संधि का मंत्री। अगर अपन बात करें तो अमात्य, ये हमने कई जगह पढ़ा है, अमात्य क्या होता था, मुख्यमंत्री होता था, तो आपका फर्स्ट आ जाएगा। अभी लास्ट बचा, और लास्ट विस्गाधिराज की बात करें तो ये एक मुख्य वेद होता था। क्या होता था, मुख्य वेद होता था। तो ये मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे, तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए मेवाड़ के मंत्री वर्ग है उनका क्या नाम होता था, उनके क्या काम होते थे। अब इसमें देखें कि ए में आपका क्या आएगा, सेकंड आएगा, और बी में आपका फोर्थ आएगा। तो ए में सेकंड इसमें है, ए में सेकंड इसमें है, लेकिन अगर अपन को दूसरे का पता होगा ना तो दूसरे में फोर्थ ये आएगा, ऑप्शन थर्ड है अपना सही हो जाएगा। ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे, और अगला अपना क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की सहायता से असत्य कथन को छांटना है, या असत्य कथन का चुनाव करना है। तो हमें सत्य असत्य ध्यान से पढ़ना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, जो कि असत्य सत्य वाले आ जाते हैं। ठीक है। अब अपन देखते हैं,
अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे है वो कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को एरिनपुरा छावनी से हुई थी। क्रांति के समय अंग्रेजों का शस्त्रागार अजमेर में था। क्रांति के समय राजस्थान का जो एजीजी है, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। अब इसमें नीचे दिया गया है ए बी सी सही है, बी सी डी सही है और केवल बी गलत है और केवल सी गलत है। तो इसमें अपन सबसे पहले देखें कि 1857 की जो क्रांति का जो भामाशाह था वो कौन था? अमरचंद भाटिया था। तो आपको याद रखना है, अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। इससे पहले अपन देखेंगे कि जो 1857 की क्रांति थी उसका भामाशाह कौन था? अमरचंद भाटिया था। तो एक चीज ये याद करनी है। दूसरा ये याद करना है कि इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते थे, ठीक है, या कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो अमरचंद भाटिया 1857 की क्रांति का भामाशाह था और उन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। अगर अपन देखें कि राजस्थान में 1857 की जो शुरुआत है वो 28 मई 1857 को एरिनपुरा छावनी से नहीं हुई थी। वो कहां से हुई थी? वो नसीराबाद छावनी से हुई थी। नसीराबाद छावनी से हुई थी, जो कि कहाँ? अजमेर में। और एक थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है किस दिन को हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये गुरुवार के दिन हुई थी। कब हुई थी? गुरुवार के दिन। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से दिमाग में रखना। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 में 1857 को नसीराबाद छावनी अजमेर से हुई, गुरुवार के दिन हुए। अगर अपन आगे देखें कि 1857 की क्रांति थी उसमें जो अंग्रेजों का शस्त्रागार था वो अजमेर में था, बिल्कुल सही है। और वहीं एजीजी का मुख्यालय है वो माउंट आबू में था, ठीक है। अब आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि जो क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी पेट्रिक लॉरेंस था, बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो एजीजी होता है इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर मुख्यालय है, वो कहाँ था? वो माउंट आबू था। माउंट आबू सिरोही में था। माउंट आबू सिरोही में था। आपको पता होगा कि जो इनका एजीजी का मुख्यालय था वो सिरोही और अजमेर दो जगह था, जो कि इनके इसमें अपने देखा जाता था कि किस समय है। जैसे गर्मी का समय होता था उस टाइम माउंट आबू सिरोही में रहता था, वरना ये अजमेर में रहता था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय एजीजी का जो मुख्यालय वो कहाँ था? वो माउंट आबू सिरोही में था। तो इस चीज का आप ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन में गलत कौन सा है? बी गलत दिया हुआ है। क्या दिया गया? बी गलत दिया गया है। तो आपको इसमें क्या बताना है? इसमें आपसे पूछा है कि कूट की सहायता से असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन में हमें बताना है। तो असत्य कथन कौन सा हो गया? एरिनपुरा छावनी असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो अपन देखते हैं नीचे क्या दिया है। केवल बी गलत है, तो ऑप्शन थर्ड है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी नहीं, बी सही नहीं है, बी सही नहीं है, सी गलत नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कि बी गलत है। अपन आगे चलते हैं और अगला जो अपना क्वेश्चन है ना वो आता है आपके गोविंद गिरी द्वारा। गोविंद गिरी द्वारा स्थापित जो संघ सभा है का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1903 में, 1885 में, 1905 में, 1883 में। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको क्या पूछा है? प्रथम अधिवेशन पूछा है, ना कि संघ सभा की स्थापना। अपन को संस्था की स्थापना नहीं पूछी, अपन को प्रथम अधिवेशन पूछा है। अगर आपसे पूछ लेता गोविंद गिरी द्वारा संघ सभा का स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना है वो 1883 में की गई। कहाँ की गई? सिरोही में की गई। 1883 में सिरोही में की गई। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1883। आप भूल के भी मत कर देना, क्यों? क्योंकि प्रथम अधिवेशन पूछा है, स्थापना नहीं पूछी। स्थापना संघ सभा की गोविंद गिरी द्वारा हुई थी, 1883 में हुई थी, सिरोही में हुई थी। अब इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था। अब थोड़ी सी बात करें संघ सभा की, तो ये बिलों को संगठित करने के लिए, बिलों को संगठित करने के लिए, उनके अंदर आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए, आपसी भाईचारा
भाईचारा बढ़ाने के लिए गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना की। कई बार पूछा जा सकता है, जैसे अभी हमने ऊपर असत्य सत्य वाला क्वेश्चन किया ना, उसमें आपसे इसमें कथन पूछा जा सकता है। फर्स्ट कथन दे देते कि आपसे पूछा जाता गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संत सभा का उद्देश्य था, या फिर उसके संबंध में सही कथन है या गलत कथन है। फिर फर्स्ट देता कि इन्होंने भीलों को संगठित करने के लिए उनमें आपसी भाईचारा के लिए है इसकी स्थापना की थी। फिर आपको दे देता कि आपके संघ सभा की स्थापना 1883 में ही, प्रथम अधिवेशन है वो 1905 में हुआ। तो आपका गलत क्या हो जाता कि प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसका जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन है वो 1903 में हुआ, हमने बात ही कर ली। संप का अगर आपसे कई बार इसका अर्थ पूछ लिया जाता है, सिर्फ संप का, कि संप का अर्थ क्या है। संप सभा इन्होंने नाम दिया, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, भाईचारा। यहाँ पर मान लेते हैं बंधुता। क्या मान लेते हैं, बंधुता। ठीक है। और अगर इसमें देखें तो जो इसका मेन गोविंद गिरी जी का उद्देश्य ये था कि जो भील है, जो ग्रासिया है, उनमें आपसी है वो एकता बढ़ाए, उनमें आपसी है वो भाईचारा बढ़ाए। ठीक है। तो आपको उद्देश्य पूछा जाए तो आप याद रखना कि भीलों और ग्रासियों में एकता बढ़ाने के लिए, एकता है आपसी एकता को बढ़ाने के लिए वो सम सभा का क्या किया गया था, स्थापना की गई। तो इससे 4 से 5 क्वेश्चन बन गए। स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, किसने की, और इसका उद्देश्य क्या था, और इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लगान का निर्धारण करना कहलाता था, क्या कहलाता था। खेत बटाई, कुंता, लंक बटाई और इजारा। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, राइट आंसर के बाद में बात करूंगी, आपको पता ही चल जाएगा। मैं चारों का बता देती हूँ क्या क्या होती है। खेत बटाई की बात करें तो खेत में जो खड़ी फसल से अपना, मैं यहाँ लिख देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और इससे ये जो हमारी क्लास है ना, इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके क्या कर सकते हो, अपना रिवीजन भी कर सकते हो। तो आप ये याद रखना कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक है वो मैं आपको क्या दे दूंगी, इसी जो क्लास है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है वो पिन कर दूंगी। ठीक है। अगर हम खेत मटाई की बात करें तो खेत में खड़ी फसल से अपना भूमि क्षेत्र तय करना, अपना भूमि क्षेत्र तय करना। और अपन बात करें कुंता की तो खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लगान का निर्धारण करना। ठीक है। खड़ी फसल, खड़ी फसल का अनुमान लगाकर, अनुमान लगाकर लगान देना, यानी तो राइट आंसर तो हमारा फिर यही हो गया ऑप्शन टू, कुंता। क्या हो गया, कुंता। ठीक है। अब अपन लंक वटाई की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो फसल को काटने के बाद में फसल को फूलों या पुल्ली के रूप में वसूलना। ठीक है। फसलों को, फसलों को फूलों या पुल्ली के रूप में, पुल्ली के रूप में वसूलना, रूप में वसूलना। अब आता है इजारा प्रथा। तो इजारा प्रथा है वो लगान वसूलने हेतु विकसित एक ठेका प्रणाली थी। इजारा क्या थी, एक ठेका प्रणाली थी। तो चारों की चारों का आपको पता चल गया। तो आपको सिर्फ एक ये नहीं कि खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लगान निर्धारण करना कुंता प्रणाली है, सिर्फ हमें ये याद नहीं, खेत बटाई, लंक बटाई, इजारा, क्या पता हमारे एग्जाम में खेत बटाई आ जाए, लंक बटाई आ जाए, या फिर इजारा के बारे में पूछ ले। तो हमें ये सारी सारी चीजें याद होनी चाहिए। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला अपना क्वेश्चन है, देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। देशी राज्य लोक परिषद का प्रांतीय अधिवेशन है वो कब आयोजित किया गया था। तो इसमें अपन देखे 1938 में, 1934, 1929 और 1931 है। तो राइट आंसर तो अपना हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 1931। अगर अपन बात करें कि 1927 में, 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद थी, देशी राज्य लोक परिषद थी, उसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1927 में। तो 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना के साथ ही जो सक्रिय राजनीति है ना, उसका उस काल का प्रारंभ हुआ था। तो अपन को अगर ये पूछ ले
प्रथम प्रांतीय अधिवेशन 1931 में, वही समसभा वाली बात है कि समसभा की स्थापना 1883 में हुई थी, लेकिन उसका प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ था, वो आपका 1903 में हुआ था। तो वैसे आपको याद रखनी है कि जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, इसकी स्थापना तो हुई थी 1927 में, स्थापना 1927 में हुई थी, लेकिन उसका प्रथम अधिवेशन है वो 1931 में हुआ था। एक चीज और याद रखना कि कांग्रेस का समर्थन मिल जाने के बाद जो इसकी शाखा है देशी, जो राज्य लोक परिषद है, उसकी जो शाखा है वो स्थापित की जाने लगी थी। और 1931 में जो राम नारायण चौधरी जी थे, राम नारायण चौधरी चौधरी थे, उन्होंने अजमेर में देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया था। कहाँ किया था? अजमेर में। तो आपको इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि जो देशी राज्य लोक परिषद है उसकी स्थापना कब हुई? 1927 में। इसके बाद में इसको ये कांग्रेस का समर्थन मिल गया, तो इसकी अनेक शाखाएं हैं वो भी स्थापित की जाने लगी थी। इसका प्रथम प्रांतीय अधिवेशन है कब हुआ? 1931 में। किसने किया? रामनारायण चौधरी ने किया। कहाँ किया? अजमेर में किया। तो एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन आपके कवर हो रही हैं। इसी प्रकार हम हर सब्जेक्ट के करेंगे। ये तो अपन देखें तो राजस्थान जीके का कर रही है। इसी प्रकार आर्ट एंड कल्चर आपके राजस्थान की हिस्ट्री हो गई, आपकी इंडिया हिस्ट्री हो जाएगी, आधुनिक भारत, और आपका इसमें इंडिया और राजस्थान की पॉलिटी भी अच्छे से कवर करेंगे। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी करेंगे, साइंस के क्वेश्चन भी करेंगे, करंट के क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा, बजट, सबके क्वेश्चन इस प्रकार आपके कवर करवाए जाएंगे। आपको पता चलेगा जो न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट बार है वो आपके आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। उनको पता चलेगा किस ट्रेंड से आरपीएस है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। तो पुराने स्टूडेंट है उनको ये पता चलेगा कि किस प्रकार है हम अपना रिवीजन अच्छे से कर पाए। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय है वो लगा था? 8 वर्ष 4 महीने 7 दिन, 8 वर्ष 6 महीने 14 दिन, 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन, और 8 वर्ष 7 महीने 16 दिन। अगर अपन बात करें कि इस प्रक्रिया में आपका जो कितना समय लगा था, तो वो लगा था आपका 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन, यानी राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। जो आपका राजस्थान का अभी अगर अपन वर्तमान स्वरूप देखें ना, वर्तमान स्वरूप देखें तो वो कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था। राजस्थान का जो एकीकरण आप सभी को पता है 7 चरणों में हुआ था। इस प्रक्रिया में 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन लगे थे। ठीक है। और एकीकरण के समय अगर आपसे पूछ ले, राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, और एक है वो केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश यानी एक यूटी थी। ठीक है। आपको ये भी पूछा जाए तो आपको ये भी याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो गया। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आपके आर्ट एंड कल्चर का आ गया। इसमें देखे ईद उल मिलादुल नबी, मोहर्रम, चेहुलम और सबे बरात। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर ईद उल मिलादुल नबी है वो बनाया जाता है। ठीक है। ये त्योहार ईद उल मिलादुल नबी है वो बेगम हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। फिर आपसे अगर मोहर्रम के बारे में पूछ ले तो इस माह में जो हजरत मोहम्मद साहब है उनके जो नवासे, इनके क्या थे? नवासे। इनके नवासे जो हजरत इमाम हुसैन है, हजरत इमाम हुसैन हुसैन और उनके अनुयायी थे। कितने बेहतर अनुयायी थे। उन्होंने सत्य और इंसाफ के लिए है वो यजदी की फौज से, किसके? यजदी की फौज से लड़ते हुए करबला के मैदान में शहादत पाई थी, लेकिन धर्म विरोधियों के आगे सिर नहीं झुकाया था। कि इसी में क्या मनाया जाता है? उसी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। और मुहर्रम माह आता है इनका, क्या आता है? मुहर्रम माह आता है। इसके 10 तारीख को यह त्योहार है वो मनाया जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे तो ईद उल मिलादुन्नबी की बात कर ली कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस होता है। मुहर्रम की बात करें तो जो पैगम हजरत मोहम्मद साहब थे इनके नवासे थे हजरत इमाम हुसैन, ये थे इनके बेहतर अनुयायी थे। ये सारे के सारे है वो यजदी फौज से अपने धर्म के लिए, ठीक है, अपने सत्य और इंसाफ के लिए ये लड़ते हुए करबला के मैदान में शहीद हुए थे। कहा हुए थे? करबला के मैदान में।
ठीक है, इन्होंने शहादत पाई थी, तो इसके लिए है इन्होंने धर्म विरोधियों के आगे सिर नहीं झुकाया, तो इनकी याद में है वो क्या मनाया जाता है, मुहर्रम माह की 10 तारीख को है वो ये त्योहार है मनाया जाता है। वहीं अगर चेहल्लुम की बात करें तो ये मुहर्रम का जो 40वां दिन होता है, मुहर्रम में का 40 दिनों के बाद, 40 दिनों के बाद यानी मुहर्रम आता है, ये जो कि आपके मुहर्रम माह के 10 तारीख को मनाया जाता है। तो वहीं अगर मुहर्रम के 40 दिनों के बाद जो सफी उल सफर माह की 20वीं तारीख होती है उस दिन है ये मनाया जाता है। ये भी जैसे अपने हिंदू आपके माह होती हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, कार्तिक मास, फाल्गुन, ये होते हैं ना, उसी प्रकार इनके भी ये माह होते हैं, जैसे मोहर्रम हो गया, ठीक है, तो ये और सफी उल सफर हो गया। तो जिस प्रकार चेल उल्लम है ये कब मनाया जाता है, ये सफी उल सफर माह की 20वीं तारीख को मनाया जाता है। और ये भी जो हजरत इमाम हुसैन है, हजरत इमाम हुसैन इनके शहादत की याद में है वो मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें, अपना लास्ट है सबे बारात, सबे बारात की बात करें तो ये जो त्योहार है वो साबान माह में मनाया जाता है। ये त्योहार है वो साबान माह में, साबान माह, इसकी जो 14वीं तारीख होती है उसको मनाया जाता है। और इस दिन हजरत मोहम्मद साहब है, इनके आकाश में ईश्वर से मुलाकात हुई थी, इस याद में ये त्योहार है वो मनाया जाता है। तो आप इनको आर्ट एंड कल्चर में अच्छे से याद आपने पढ़ा होगा, और इसमें आपको मैंने अच्छे से रिवीजन इसका करवा दिया, तो आप 4 त्योहार है इनके अच्छे से याद कर सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इस साइड है वो पर्यटक स्थल दे रखे और इस साइड है वो आपके स्थान दे रखे, जिले दे रखे कि कौन सा किस स्थान पर आता है। फिर नीचे आपको कूट दे रखा है, उसमें से आपको मिलान करना है। अपन देखते हैं, फर्स्ट आपको दिया है सोने की कोठी। क्या दिया गया है, सोने की कोठी कहाँ है, फूलों की घाटी, हेगिंग ब्रिज और काठ का रेन बसेरा। मेरे को तो एक याद आ रहा है कि काठ का रेन बसेरा कहाँ है, झालावाड़ में है। अब अपन डी में देखे थर्ड है, क्या डी में थर्ड है वो दो में है, तो हमारा फर्स्ट नहीं होगा और हमारा फोर्थ हो सकता है, थर्ड नहीं होगा। अब इसमें से अगर हमें एक और पता चल जाए ना तो हमारा हो जाएगा। हम सभी को पता है कि जो हेगिंग ब्रिज है वो कहां पर है, वो कोटा में है। हेगिंग ब्रिज है वो कहां पर है, कोटा में है। ठीक है, कहां पर है, कोटा में है। तो यानी सी में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। और नीचे अगर हम सी में फर्स्ट देखें ना तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। सी में फर्स्ट है वो दे रखा है। तो इसी से हम और देख सकते हैं कि जो सोने की कोठी है वो कहां पर है, वो टोंक में है। सोने की कोठी टोंक में है। और फूलों की घाटी की अगर हम अपन बात करें तो फूलों की घाटी कहां पर है, उदयपुर में है। उदयपुर में है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्लास है वो ज्यादा हो जाएगी और मेरे भी ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो इतना टाइम है वो नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन हम हर रोज है वो 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे। और आप ये मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में हम 7 से 8 आपके क्वेश्चन कर रहे हैं। किसी में अगर आपके 4 क्वेश्चन हो रहे हैं तो किसी में आपके 7 क्वेश्चन भी कवर है हो रही है एक क्वेश्चन में। तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये क्लास सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको पता चले कि आपके एग्जाम में आरपीएससी का ट्रेंड है वो क्या रहता है और आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, अगर आप अपना जो वो सब्जेक्ट है वो तैयार कर रहे हैं, तो आप उस चीज को पहले पकड़ोगे कि हाँ ये क्वेश्चन है वो हमने उस क्लास में टेस्ट में किया था, तो इस प्रकार क्वेश्चन है बनता है। आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लर्न विद प्रीत क्लासेस, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।